हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि इस चैनल को अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गैस आज की ये जो स्टोरीज़ हैं बड़ी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं लेकिन बहुत ही हॉरिफिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। तो इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें परवीन साहब ने इंडिया से भेजी है। ये बताते कि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो 1960s में या 61 में खेती बाड़ी से गुजारा किया करते थे। यानी कि वो बुनियादी तौर पे किसान थे। उनकी एक छोटी सी ज़मीन थी, उस पे ही वो काश किया करते थे और उसकी जो भी फसल बनती थी उस फसल को बेचने के बाद जो भी पैसे आते थे उससे इनका गुज़रो औकात हुआ करता था। ये एक बहुत पुराना कदीम इंडिया का गांव था जो कि शहर से तकरीबन 70 या 80 किलोमीटर दूर वाक़या था। ये बताते हैं कि जैसे गांव के अंदर हुआ करता है कि जब आपकी फसल लगी होती है या आप काश कर रहे होते हैं तो आपको उसके लिए पानी का या उसकी देखभाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो वैसे ही इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी रात के औकात में यानी कि 11 बजे 12 बजे तक खेतों में जाते थे और जो भी पानी देने का सिलसिला था उसको मुकम्मल किया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि रात के 11 बजे 12 बजे इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका एक दोस्त था जिसका नाम गोपाल था। वो इनके घर के बाहर आता, इनको आवाज़ देता और जब वो इनको आवाज़ देता तो ये बाहर निकल के उसके साथ खेतों की तरफ चले जाया करते थे। पहले इनके जो दादा थे उनकी खेती को पानी दिया जाता और यहाँ से फ्री होने के बाद वो जो गोपाल था उसके खेतों की तरफ जाके ये लोग वहाँ पे पानी दिया करते थे। इनकी आदत थी कि जैसे ही मगरिब होती या अंधेरा होता ये सो जाया करते थे और जब रात के औकात में गोपाल इनको आवाज़ दिया करता तो ये उठने के बाद गोपाल के साथ खेतों में चले जाया करते थे। इसी तरह एक रात थी और दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा था, शदीद सर्दी थी। तो वैसे ही एकदम से गोपाल इनके घर के बाहर आया और घर के बाहर आने के बाद इनको आवाज़ देने लगा। जब भी वो आवाज़ दिया करता था तो ये उसको अंदर से ही बोलते थे कि 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और वैसे ही इन्होंने उसको कहा कि 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ये जल्दी से उठने के बाद इन्होंने मुंह पे पानी डाला और पानी डालने के बाद जैसे ही ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि गोपाल जो है वो आगे की तरफ चलना शुरू कर चुका है। हालांकि उसकी आदत थी जब भी ये बाहर आते थे वो इनसे हाथ मिलाता, इनसे गले मिलता और इनसे इनकी खैर खैरियत पूछता। लेकिन आज गोपाल को ना जाने क्या हुआ था कि वो सलाम दुआ किए बगैर सीधा आगे चल रहा था और ये उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ये भी हैरान थे कि आज इसको पता नहीं क्या हो गया है और ये मुसलसल उसके पीछे तेजी से चल रहे थे। जैसे जैसे ये उसको फॉलो कर रहे थे वैसे वैसे गोपाल की जो स्पीड थी या उसकी जो रफ्तार थी वो बढ़ती ही चली जा रही थी। ये हैरान थे कि ना जाने आज गोपाल को क्या हो गया है। ना ये मुझसे बात कर रहा है, ना ये मेरी किसी बात का जवाब दे रहा है।
और ना ही ये पलट के मेरी तरफ देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई गलती हो गई हो और जिसकी वजह से ये मुझसे नाराज हो गया हो। इसी इरादे से और इसी नियत से इन्होंने दोबारा से गोपाल को आवाज दी और उसको कहा कि गोपाल रुको, मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझसे नाराज हो। उसने दोबारा से इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और मुसलसल तेज रफ्तारी से खेतों की तरफ बढ़ता रहा। अब इनको बड़ा ताज्जुब था। खैर, इन्होंने सोचा कि जब खेतों में जाएंगे तो वहां जाके जब ये रुकेगा मैं इससे पूछूंगा कि मुझसे क्या गलती हो गई है। खैर, जैसे ही इनके खेत शुरू हुए तो होना तो ये चाहिए था कि जो गोपाल था वो वहीं पे रुकता और इनके आने के बाद वहां पे पानी देने का जो सिलसिला था उसको शुरू किया जाता। लेकिन बजाय इसके कि गोपाल वहां पे रुकता, वो मजीद आगे बढ़ता चला गया। खैर, इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो वहीं पे रुके और अब वो गोपाल को गुस्से से कहने लगे कि अगर तुम्हें मुंह ही बनाना था या मुझसे नाराज ही रहना था तो क्या जरूरत थी मुझे बुलाने आने की। अब जैसे ही इनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने इस तरह से कहा तो एकदम से जो गोपाल था वो न सिर्फ रुका और रुकने के बाद उसने पलट के इनकी तरफ देखा। अब जैसे ही गोपाल ने मुड़ के इनकी तरफ देखा तो उसको देखने के बाद इनकी एकदम से चीख निकल गई। इन्होंने देखा कि गोपाल का जो चेहरा है, उस चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका चेहरा या तो जल चुका है या फिर झुलस चुका है। इसके अलावा उसकी जो आंखें थीं या उसकी जो आई बॉल्स थीं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हो चुकी थीं और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि वो गोपाल नहीं है, बल्कि शायद गोपाल के रूप में कोई और मखलूक है या कोई छलावा है जो इनके सामने मौजूद है। खैर, अगले ही लम्हे मजीद आगे बढ़ने के बजाय ये एकदम से मुड़े और मुड़ने के बाद जो भी इनको मंत्र आते थे या जो हनुमान चालीसा आता था वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ये हनुमान चालीसा या मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो जो गोपाल के रूप में मखलूक थी वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी। खैर, जब उसने जोर जोर से हंसना शुरू किया और बज़ाहिर लग रहा था कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने का इस मखलूक पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो इन्होंने अपने खेतों से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जैसे तैसे गिरते पड़ते तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये अपने गांव में अपने घर के करीब पहुंच चुके थे। खैर, घर पहुंचने के बाद ये अंदर एंटर हो गए और वहां जाके थोड़ा सा इनको इत्मीनान हासिल हुआ। इसके तकरीबन आधे से पौन घंटे के बाद दोबारा से गोपाल की आवाज आने लगी। खैर, जैसे तैसे डरते डरते जब इन्होंने गेट खोला तो इन्होंने देखा कि इनके सामने गोपाल मौजूद है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में है और उसके जो कपड़े हैं वो उस गोपाल से बहुत मुख्तलिफ हैं जो गोपाल अब से कुछ देर पहले इनको गोपाल के रूप में लेने के लिए इनके पास आया था। खैर, ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जब गोपाल के पास गए तो वो मुकम्मल तौर पे बहुत नॉर्मल था और इनको अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो गोपाल अभी इनके सामने मौजूद है यही असल में गोपाल है या इनका दोस्त है। जबकि कुछ देर पहले गोपाल के रूप में जो मखलूक इनके पास आई थी वो यकीनन कोई प्रेत था या फिर छलावा था। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये मिस्टर अमर ने हमें शेयर की है
ये बताते हैं कि 1970s का टाइम था और इनके जो दादा थे वो इंडियन रेलवे के अंदर स्टेशन मास्टर के तौर पे काम किया करते थे। उनकी जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली शहर से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे कोई गांव मौजूद था, वहां पे की गई थी। ये बताते हैं कि जब इनके दादा नए नए वहां पे गए थे और वहां जाने के बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया था, तो इनकी जो ड्यूटी थी वो रात के औकात में हुआ करती थी। इनके दादा बताते हैं कि जब मैं वहां पे ड्यूटी पे गया और ड्यूटी पे मेरी पहली रात थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से उस दौर में रात के औकात में इस स्टेशन से कोई भी ट्रेन नहीं गुजरा करती थी। मैं अपने स्टेशन मास्टर वाले रूम के अंदर मौजूद था कि एकदम से मुझे किसी औरत के रोने की या कराहने की आवाज़ आना शुरू हुई। अब पहले तो मैंने इग्नोर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जब मुझे मुसलसल ये आवाज़ आती रही तो बिलाखिर जो मेरा कमरा था, मैं उस कमरे से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से जो दीगर स्टाफ था वो भी मुख्तलिफ जगहों पे या फिर मुख्तलिफ कमरों के अंदर मौजूद था। खैर, जब मैंने इस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये जो रेलवे का ट्रैक है जहाँ से ट्रेन गुजरा करती है, इस ट्रैक पे अगर आप आगे चलें तो तकरीबन 10 मिनट का फासला तय करने के बाद एक औरत है जो ट्रैक के ऊपर बैठी हुई है। उस औरत ने सफ़ेद कलर का लिबास पहना हुआ है और बज़ाहिर वो जो लिबास है वो साड़ी लग रही है। वो जो औरत है उसने अपना सर अपने घुटनों के दरमियान रखा हुआ है और मुसलसल रोती चली जा रही है। खैर, जैसे ही ये उस औरत के करीब पहुंचे और करीब पहुंचने के बाद जब इन्होंने उस औरत से उसका हाल अहवाल पूछा और उससे पूछा कि क्या वजह है कि तुम इतनी रात में इस ट्रैक के ऊपर बैठी हुई हो और मुसलसल रो रही हो। इनके ये पूछने के बाद वो जो औरत थी उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो इनको अजीब लगा। इन्होंने उस औरत से दोबारा से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पे क्यों मौजूद हो। अब जब इन्होंने दोबारा से उस औरत से ये सब कुछ पूछा तो वो जो औरत थी उसने एकदम से अपना जो चेहरा था वो ऊपर की तरफ किया। अब जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया तो उसके चेहरे के आगे जो बाल पड़े हुए थे वो पीछे होना शुरू हुए और जैसे ही उसके बाल पीछे हुए तो इन्होंने देखा कि उस औरत की जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं और उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका चेहरा जला हुआ है या फिर झुलसा हुआ है। अब जब इन्होंने इतना खौफनाक चेहरा देखा तो एकदम से पीछे हटे और जैसे ही ये पीछे हटे तो इत्तेफाक से पीछे से इनका एक कोलीग था, उसने इनका नाम लेके जोर से इनको आवाज दी। अब जैसे ही इन्होंने उस आदमी की या उस लड़के की आवाज सुनी तो ये पलटे और पलटते ही वो लड़का कहने लगा कि भाई वहां पे आप क्या कर रहे हैं, फौरन से यहाँ पे वापस आ जाएं। अब जैसे ही उस आदमी को देखने के बाद इन्होंने दोबारा से अपना चेहरा आगे की तरफ किया या उस औरत की तरफ किया जो यहाँ पे बैठी हुई थी और मुसलसल रो रही थी, तो ये बताते हैं कि फौरन से जब मैं पलटा तो वहाँ पे ना कोई औरत मौजूद थी, ना ही किसी औरत का नामो निशान मौजूद था।
अब एक अजीब कश्मकश थी जो मुझ पे तारी थी और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। खैर ये वापस पलटे और वापस अपना जो स्टेशन था या अपनी जो जगह थी वहाँ पे आ गए। वहाँ आने के बाद मुख्तलिफ लोगों से जब इनकी बातचीत हुई और उन सब लोगों को इन्होंने जब ये वाकया बताया तो वहाँ पे जो सीनियर स्टाफ मौजूद था उन्होंने कहा कि कभी भी अगर आपको किसी औरत के रोने की या करहाने की आवाज़ सुनाई दे तो आपको किसी भी कीमत पे इस आवाज़ को इग्नोर करना है। अगर आप इस आवाज़ को इग्नोर नहीं करेंगे या इसको सुनेंगे या इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो ये जो चुड़ैल है जो आपको नज़र आई थी या आपको किसी भी तरह ट्रैक पे फंसाने की कोशिश करेगी और ये आपको तब तक वहाँ पे फंसा के रखेगी जब तक कि ट्रेन यहाँ से ना गुजर जाए। और अगर आप वहाँ पे मौजूद होंगे और किसी भी बहाने से आप वहाँ रुक जाएंगे या आपका पाँव या जिस्म का कोई भी हिस्सा वहाँ पे फंस जाएगा तो उसका रिजल्ट यही होगा कि जो ट्रेन है ये आपकी मौत का बाइस बन जाएगी। और आप पहले आदमी नहीं है जिसको ये औरत नजर आई है। ये औरत अक्सर लोगों को नजर आया करती है और वो बहानों के जरिए लोगों को ट्रैक के ऊपर ले जाया करती है ताकि लोग ट्रैक पे जाएं और जैसे ही वो ट्रैक पे जाएं तो कुछ देर बाद जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो उनकी मौत हो जाएगी। अच्छा गाइस, आज की ये जो तीसरी स्टोरी है ये स्टोरी हमें रमेश साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक है वो उत्तर प्रदेश इंडिया से है। ये बताते हैं कि जो वाकया है ये 2001 और 2002 का है। ये अपनी तालीम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज में पढ़ रहे थे। एक रात इत्तफाक से इनके कॉलेज के अंदर कोई प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम की वजह से इनको निकलते निकलते रात के तकरीबन 2 बज गए। ये बताते हैं कि जब मैं रात के 2 बजे अपने घर जाने के लिए बस स्टॉप पे पहुंचा तो वहां पे काफी देर खड़ा रहने के बावजूद भी ना मुझे बस मिली और ना ही किसी सवारी का इंतजाम हो सका। तकरीबन आधे घंटे तक जब मैंने वेट कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पैदल अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू करूं, क्योंकि यहाँ से जो मेरे घर का फासला है वो तकरीबन 1 से सवा घंटे का पैदल का रास्ता है। इसी इरादे से जब इन्होंने अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुकम्मल तौर पे सुनसान वीरान रास्ता है और इत्तफाक से इस रास्ते पे ना कोई गाड़ी नज़र आ रही है ना ही कोई बंदा मौजूद है। गर्ज कि आज कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा है। खैर मैं तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और जितना शॉर्टकट रास्ता मैं अपना सकता था मैं उसको अपना रहा था। ये बताते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में मैं गली के अंदर मुड़ा और जब उस गली से मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि सामने एक ग्राउंड मौजूद है और उस ग्राउंड के बीच के अंदर ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है और ना सिर्फ खड़ा हुआ है बल्कि उसके हाथ में या तो कोई लैंप मौजूद है या कोई शोले हैं जिनके साथ वो खेल रहा है। शुरू में तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि एक औरत है जो ग्राउंड के बिल्कुल बीच में सफेद कलर के लिबास में खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि उसके दोनों हाथों में चिराग मौजूद हैं और उन चिरागों के अंदर आग लगी हुई है। खैर जैसे जैसे मैं मजीद आगे बढ़ रहा था तो बहुत करीब जाने के बाद मैंने देखा कि ये जो उसके हाथ में चिराग मौजूद है
ये चिराग नहीं है, बल्कि उसके हाथों के अंदर आग लगी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस आग के साथ वो खेल रही है। अब ये मुझे बड़ा अजीब लगा कि अगर किसी नॉर्मल औरत के हाथ में आग लग जाए तो वो तड़पना शुरू कर देती है या वो चीखना शुरू कर देती है। तो बिलाखिर ये कौन औरत थी जिसके हाथ में आग लगी हुई थी और वो बड़े इत्मीनान से अपने हाथों को हवा में गोल गोल घुमा रही थी। खैर, जैसे ही मैं उसके मजीद करीब पहुंचा तो मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद है, लेकिन उसकी जो आंखें हैं उसकी आंखों के गिर्द हल्के मौजूद हैं। गर्ज के उसकी जो शक्ल है वो इस अंधेरे में भी बहुत ही भयानक शक्ल लग रही थी। और बहरहाल जब उसने मुझे अपने करीब आता हुआ देखा तो एकदम से कहने लगी कि आओ मेरे करीब आओ, मैं तुम्हें आग से खेलना सिखाऊं। अब जब उसने इस तरह से कहा तो मैं एहतियात के तौर पे मज़ीद पीछे हटा और मैंने सोचा कि इसके करीब जाना या इसके पास जाना ठीक नहीं है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं पीछे हटा तो ऐसा लगा कि जैसे उस औरत को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके हाथ में जो आग मौजूद थी या जो उसके हाथ में आग लगी हुई थी, उसने अगले ही लम्हे वो आग मेरी तरफ फेंकना शुरू कर दी। जैसे जैसे वो अपने हाथों को मेरी तरफ झड़क रही थी, वैसे वैसे मेरे ऊपर आग के शोले या कोयले नुमा चीजें आके गिर रहे थे। अब ये देखने के बाद मैं जितना तेज दौड़ सकता था मैं वहां से दौड़ा और बिलाखिर जैसे तैसे करके मैं अपने घर पहुंच गया। घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ से इस वाक़े का जिक्र किया तो उनका यह कहना था कि तुम्हें रास्ते में जो औरत नजर आई थी वो यकीनन कोई ना कोई जादूगरनी थी जो रात के इस पहर में ग्राउंड के अंदर जादू कर रही थी। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये सारी की सारी स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, जिंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।